को बताया था बारे में कि स्लेव्स को जो है ना किस तरीके से ट्रीट किया जाता था और स्लेव्स जो है वो कैसे मैम काम करते थे। हाँ बेटा। रूपाशी बोल रही है, वो लॉबी में ऐड कर लो। अच्छा ठीक है, अभी करती हूँ। रूपाशी तो लॉबी में नजर नहीं आ रही बेटा, मुझे लॉबी नजर नहीं आ रही यहाँ पर अभी। नहीं है बेटा। मैसेज आया था उसका, बोल रही है अभी भी। हाँ देखो, मैं देख रही हूँ यहाँ पर जो है ना लॉबी में कुछ आ ही नहीं रहा, लॉबी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कोई बच्चा वेट नहीं कर रहा लॉबी में। सभी को मैंने ज्वाइन करा दिया है। रूपाशी, रूपाशी, रूपाशी मीटिंग में भी नहीं है अभी तो। उसको बोलो दोबारा से आने के लिए, मैं देख लेती हूँ तो, है ना। इसमें नहीं आ रहा है कोई बच्चा जो है ना, आया तो है और, लेकिन अभी ये नहीं पता कौन आया है नया। अनुष्का, दिवेश, रूपाशी नहीं है बेटा यहाँ पर। और मेरे पास ना कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा कि वो वेट कर रही है। लॉबी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। जो है ना हम लोगों ने कल किया था स्लेव्स के बारे में, कि स्लेव्स का जो है वो क्या काम था, स्लेव्स क्या काम किया करते थे, और स्लेव्स को जो है ना किस तरीके से ट्रीट किया जाता था। फिर बाद में जो है ना वो स्लेव्स की जगह पर जो है ना वो किन लोगों को काम पर रखा जाता था, ये हमने देखा था। तो ये आप लोगों को जो है ना मैंने बता दिया था कल अच्छी तरह से। अब आज मैं आप लोगों को बताऊंगी सोशल हायरार्कीज के बारे में, कि सोशल हायरार्कीज का क्या मतलब है, और जो है ना सोशल हायरार्कीज कैसी थी इस पीरियड में, माने रोमन रूल में, रोमन पीरियड में जो है ना सोशल हायरार्किकल सिस्टम जो था वो कैसा था। कौन लोग जो है ना सोसाइटी में जो हायरार्किकल सिस्टम था, माने कौन लोग जो है वो क्या बोलते हैं, हाई कास्ट में या हाई सोसाइटी के लोग समझे जाते थे, और कौन लोगों को जो है ना वो नीचे समझा जाता था। तो ये चीजें जो है मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी, तो आप जो है ना समझेंगे अच्छी तरह से। गौतम, रोल नंबर कितना है आपका? चलिए हो गया। हाँ जी, आप लोग यहाँ देखेंगे कि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर था रोमन एम्पायर का वो कैसा था। तो रोमन एम्पायर का जो सोशल स्ट्रक्चर था बच्चों, उसमें हम लोगों को पढ़ना है कि सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ द एम्पायर एज फॉलोज: सीनेटर्स, रिक्विट्स, हॉर्समैन एंड नाइट्स। जो सीनेटर्स जो सोशल स्ट्रक्चर था उसमें जो सबसे पहले कौन से थे, सीनेटर्स। दूसरे नंबर पर कौन आता था, दूसरे नंबर पर आते थे रिक्विट्स। रिक्विट्स में कौन कौन इंक्लूड थे, जो हॉर्समैन थे माने जो घोड़ा चलाते थे, और जो नाइट्स थे माने जो सैनिक थे, जो लड़ाई लड़ते थे, हॉर्समैन और नाइट्स। द रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल, जो रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल था वो कौन सा था, मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड फाइनली द स्लेव्स। तो तीन यहाँ पे मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक तो सीनेटर्स, रिक्विट्स, ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया सेकंड मिडिल क्लास, तीसरा मैंने आपको बताया यहाँ पर लोअर क्लास या जो है ना स्लेव्स। ठीक। In the early 3rd century, when the Senate numbered roughly 1000, approximately half of senators still came from Italian families. आपको बेटा मैंने ये अच्छी तरीके से बताया था कि जो सीनेटर्स थे वो पहले तो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज को बिलोंग करते थे, और बाद में जो ये सीनेटर्स थे ये इटालियन जो है फैमिलीज को बिलोंग करते थे। माने कि पहले के जो सीनेटर्स थे दे बिलोंग टू द अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज ऑफ द रोमन एम्पायर, बट लेटर द सीनेटर्स वर फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ द इटालियन। ठीक है, इटली की जो फैमिलीज थी, रॉयल फैमिलीज थी, उनमें से ये सीनेटर्स इलेक्ट किए जाते थे। By the late empire, the senators and the equities had merged into a unified and expanded aristocracy. बाद में क्या हुआ, जो सीनेटर्स थे और जो इक्विटीज थी इनको दोनों मर्ज कर दिया गया, माने दोनों को मिलाकर के एक ग्रुप बना दिया, तो ये अपर क्लास में आते थे।
The middle class now considered the considerable mass of persons connected with imperial service in the bureaucracy and army, but also the more prosperous merchants and farmers, of whom there were many in the eastern provinces. इसमें मिडिल क्लास में क्या था, मिडिल क्लास में किन लोगों को शामिल किया जाता था, मिडिल क्लास में सर्विसमैन को शामिल किया जाता था। और ये सर्विसमैन कौन थे, जो आर्मी में काम करते थे या जो इंपीरियल सर्विस माने जो शाही जो इंपीरियल सर्विस थी उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक से माने जैसे कि जो लिखने पढ़ने का काम किया करते थे, जो रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन किया करते थे, उनको इसमें इंक्लूड किया जाता था। और क्या कहते हैं, जो प्रॉस्पेरस मर्चेंट्स थे और जो प्रॉस्पेरस फार्मर्स थे उनको भी इसी ग्रुप में इंक्लूड किया जाता था, whom there were many in the eastern province, और ईस्टर्न प्रोविंस में ये ज्यादा थे। इसके बाद हम देखते हैं कि बिलो देम वर द वास्ट मास ऑफ द लोअर क्लासेस, और इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आते थे, लोअर क्लास। लोअर क्लास कौन थी, जो कि गरीब लोग थे। लोअर क्लास कौन थे, जो गरीब लोग थे। और ये कौन थे, ज्यादातर इसमें जो है ना वो जो क्या कहते हैं लोअर पीपल थे, वो कौन से थे, लेबर, ठीक है। ऑफ विच मैनी वर परमानेंटली एम्प्लॉयड ऑन द लार्ज एस्टेट्स, माने जो बड़े बड़े एस्टेट्स होते हैं उन पर ज्यादातर इन लोगों को अपॉइंट किया गया था, तो ज्यादातर ये उन्हीं के खेतों पर या जमीनों पर काम किया करते थे, या जो है ना एज ए वर्कर ये लोग काम किया करते थे। और इंडस्ट्रीज में काम करते थे या माइनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स में, जहां से खानों में से खनिज निकाले जाते थे, वहां पर ये काम किया करते थे। एंड फॉर द बिल्डिंग इंडस्ट्री सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसंस, और कुछ ऐसे भी थे जो सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसंस थे, माने जो खुद का जो है ना आर्टी क्राफ्ट्स का काम किया करते थे। One writer of the early 5th century tells us that the aristocracy based in the city of Rome drew annual incomes of about 4,000 pounds of gold from their estates. तो जो अरिस्टोक्रेसी थे ना, जो कि शहरों में रहा करते थे बेटा, उनकी इनकम जो है वो कितनी हुआ करती थी उस समय पर, 4,000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड। 4,000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड माने कि 4,000 पाउंड ऑफ गोल्ड जो है वो अर्न किया करते थे एनुअली, ठीक है। मतलब उस समय पर भी उनकी इतनी इनकम थी। नॉट काउंटिंग द प्रोड्यूस दे कंज्यूम डायरेक्टली, और उसमें वो चीजें तो इंक्लूड ही नहीं की जा रही हैं जो कि वो डेली कंज्यूम किया करते थे। The late Roman bureaucracy, both the higher and the middle echelons, was a comparatively affluent group because it drew the bulk of its salary in gold and invested much of this in buying up assets like land. अब जो क्या बोलते हैं रोमन ब्यूरोक्रेसी थी, द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी, बोथ द हायर एंड द मिडिल, माने कि जो मिडिल क्लास थे और जो हायर क्लास थे वो बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस थे। व्हाई, बिकॉज दे अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, और फिर वो उसको इन्वेस्ट भी किया करते थे, उसको वो फर्दर इन्वेस्ट कर दिया करते थे। नॉट काउंटिंग द जो वो क्या कहते हैं उसको इन्वेस्ट कर दिया करते थे अपने एसेट्स खरीदने के लिए, जैसे जमीन खरीदने के लिए उसको इस्तेमाल कर दिया, जमीन खरीदने के लिए उसको यूज किया। देयर वॉज ऑफ कोर्स ऑल्सो अ ग्रेट डील ऑफ करप्शन, और बहुत ज्यादा करप्शन भी था उस समय पर, स्पेशली इन द जुडिशियल सिस्टम एंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री सप्लाईज। मिलिट्री को जो सप्लाईज की जाती थी, की सप्लाई की जाती थी, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था उसका। नाउ वी विल स्टडी द कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रोमन वर्ल्ड फ्रॉम द 4th to 7th centuries, माने कि 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी के बीच में जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था रोमन एम्पायर का, वो क्या था। रोमन एम्पायर में कौन से चेंजेस आए थे, कल्चरल चेंजेस आए थे फ्रॉम 4th सेंचुरी टू 7th सेंचुरी, को हमें इसमें देखना है। The traditional religious culture of the classical world, both Greek and Roman, had been polytheist. जो ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर था रोमन एम्पायर का, वो चाहे हम उसको रोमन कहें या ग्रीक कहें, दोनों में ही पॉलीथीस्ट थे। पॉलीथीस्ट का मतलब होता है कि ये लोग एक साथ बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, माने वन गॉड वन जो है ना क्या बोलते हैं, एक ही भगवान को मानने का यहाँ पे प्रचलन नहीं था, ये बहुत सारे देवी देवताओं की भगवानों की पूजा किया करते थे। it involved a multiplicity of cults, माने यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग जो है ना जो
क्या थे फॉलोअर्स थे, अलग अलग कल्ट्स के लोग थे, ग्रुप्स थे, और उनके अलग अलग जो है ना भगवान या जो भी गॉडेस या गॉड हुआ करते थे और वो उनकी पूजा किया करते थे। as well as numerous Greeks and Eastern deities worshipped in thousands of temples. इसके अलावा बहुत सारे जो है ना वो ईस्टर्न और ग्रीक डाइटीज देवी देवताओं की पूजा होती थी। थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स, हजारों मंदिरों में पूजा होती थी। अलग अलग मंदिर अलग अलग देवी देवताओं के नाम से जाने जाते थे और उनमें सब में पूजा की जाती थी। श्राइन्स एंड सैंक्चुरीज थ्रू आउट द एम्पायर, पूरे एम्पायर में बहुत सारे मंदिर थे और उनमें सब में जो है ना अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती थी। लोकल डाइटीज भी थे इसमें बहुत ज्यादा, ईस्टर्न डाइटीज थे, ग्रीक डाइटीज थे, जिनकी सब पूजा किया करते थे। तो at the cultural level, the period saw momentous developments in religious life, with the Emperor Constantine made Christianity as the official religion. But dear students, बहुत बड़ा चेंज आया यहाँ पर कि जो कॉन्स्टेंटाइन यहाँ के जो रूलर थे उनका नाम था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है डिसीजन लिया और वो क्या किया कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को जहाँ की ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। आपको समझ में आया कि पहले तो बहुत सारे धर्मों की पूजा होती थी, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी, बट अब जो है वो क्या हुआ कि ही अडॉप्टेड द क्रिश्चियनिटी एंड ही डिक्लेयर्ड दैट द क्रिश्चियनिटी विल बी द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर। सो इन दिस वे नाउ द पीपल were compelled to worship only one God, that was Jesus Christ. Over expansion had led Diocletian to cut back by abandoning territories with little strategic और economic value. बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो गया था एम्पायर का, बहुत बड़ा एम्पायर बन गया था। तो फिर क्या हुआ, जब इतना बड़ा एम्पायर बन गया तो बाद में क्या हुआ कि इसमें से ना कुछ टेरिटरीज जो है ना वो अलग होने लगी, टूटने लगी, अलग होने लगी इसमें से, और उनकी जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू कम थी ना, मतलब जिन रीजन्स की इकोनॉमिक वैल्यू कम थी उनको अलग कर दिया गया, उनको वहां से हटा दिया गया। डायोक्लिशियन ऑल्सो फोर्टिफाइड द फ्रंटियर्स। जो डायोक्लिशियन कौन था, डायोक्लिशियन एक रूलर का नाम था। उसने क्या किया, उसने जो है ना अपने फ्रंटियर्स को फोर्टिफाई कर दिया। उसने वहां पर जो है क्या लगा दिए, वहां पर दीवारें लगा दी उसने। रीऑर्गेनाइज्ड प्रोविंशियल बाउंड्रीज, और जो प्रोविंशियल बाउंड्रीज थी उनको भी रीऑर्गेनाइज कर दिया। एंड सेपरेटेड सिविलियन फ्रॉम मिलिट्री फंक्शंस, और जो सिविलियंस थे ना और जो मिलिट्री थी उनको बिल्कुल सेपरेट कर दिया, माने कि अब जो है ना ये एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो सिविलियन जो डालते रीजन था वो अलग हो गया, और जो मिलिट्री रीजन था वो बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया। तो माने सिविलियंस एक जगह पे रहते थे और जो है ना मिलिट्री जो है ना वो एक जगह पे रहा करती थी। अब ये दोनों एक साथ नहीं रहा करते थे, इनको सेपरेट कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया कि ग्रांटिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द मिलिट्री कमांडर्स, और जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई। ऑटोनॉमी माने उनको ज्यादा पावर दे दी गई ताकि वो ज्यादा डिसीजन ले सकते थे। नाउ दे वर गिवन मोर डिसीजिव पावर्स, उनको अब ज्यादा डिसीजन लेने की ताकत उनको पावर दे दी गई। द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द लेट एम्पायर ब्रोक विद द सिल्वर बेस्ड करेंसीज। पहले आपको पता है ना गोल्ड की करेंसी होती थी, मैंने आपको बताया था ना कि 4.5 ग्राम का एक सिक्का हुआ करता था, 4.5 ग्राम का एक जो है ना कॉइन हुआ करता था, है ना, और वो गोल्ड का होता था। लेकिन यहाँ पर लेट में जो है ना बाद में क्या हुआ कि जो गोल्ड के कॉइन्स थे उनको रिप्लेस कर दिया गया सिल्वर कॉइन्स से। अब यहाँ पर जो है ना वो सिल्वर के कॉइन्स जो है वो यूज किए जाने लगे। तो of the first 3 centuries, because the Spanish silver mines were exhausted, the monetary system of the late empire broke. जो लेट एम्पायर था, अच्छा पहले गोल्ड के सिल्वर के कॉइन्स यूज करते थे, फिर जो है ना इन्होंने सिल्वर के कॉइन यूज करने शुरू कर दिए, और अब सिल्वर के जो कॉइन्स थे वो भी, अब सिल्वर के कॉइन्स जो थे उनको भी यूज नहीं किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर की माइंस थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मतलब वो सिल्वर की माइंस जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी थी। और अब जो है ना इसके बाद फिर से जो है ना उन्होंने जो है ना क्या किया कि मेटल की जो है ना करेंसी यूज करना शुरू कर दिया। इन्होंने अब यहाँ पे मेटल की करेंसी यूज करना शुरू कर दिया। सेजल कुछ पूछना है क्या आपको? यस मैम। सेजल, हाँ बोलो बेटा। मैम मेरे बोलो। पास बुक है, वो न्यू एडिशन की है, और मैम आप जो बता रहे हो उसमें कुछ वो पॉइंट उसमें एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं या फिर कुछ बीच में रह रहा है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा अच्छे से।
आपके पास न्यू एडिशन की बुक है तो न्यू एडिशन की बुक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। मैं तो आपको जो है ना अपने नोट्स बना करके उसमें से एक्सप्लेन कर रही हूँ। बुक आप जो बुक है मेरे पास, आपके आपके पास जो लेसन दिए गए हैं वो सारे नहीं दिए हैं उसमें। मैम सारे दिए हुए हैं, लेकिन जैसे अभी आपने ये बोला कि ग्रांटिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द मिलिट्री कमांडर्स, इसमें उसके बाद भी दो लाइन और एक्स्ट्रा लिखी हुई है, तो कुछ वो तो लाइन बेटा बीच फिर में। कोई बात, लिसन लिसन, मैं ना आपको आपको बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको नोट से पढ़ा रही हूँ। तो इसलिए जो है ना मतलब सारा मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझे आप? यस आप मैम। अपनी बुक की रीडिंग, हाँ बुक की ना आप रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब मैं आपको एक एक वर्ड नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं अब आपको नोट से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू। आपको मतलब हाँ मतलब वही निकलेगा। और अगर आपको फिर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से पर्सनली पूछ लेना, ठीक है? ठीक है मैम। मतलब ये नहीं कह रही, हाँ मैं आपको अब जो है ना बुक खोल के नहीं बता रही हूँ, मैंने आपको जो है ना नोट से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो द मॉनेटरी सिस्टम जो है ना, अब आपने देखा कि वो जो है ना ब्रोक विद द सिल्वर बेस्ड करेंसीज। अब जो सिल्वर जो करेंसीज थी ना वो भी अब यहाँ पे डिक्लाइन हो रही थी, क्योंकि सिल्वर की जो माइंस थी वो एग्जॉस्ट हो गई थी। तो सिल्वर की जो करेंसी थी उसको किसने रिप्लेस किया? मेटल की करेंसी ने रिप्लेस किया। सिल्वर की जगह पे पहले गोल्ड फिर सिल्वर, अब जो है ना यहाँ पे मेटल आ रहा है। टू सपोर्ट a stable coinage in silver, Constantine founded the new monetary system on gold and there was vast amounts of this in circulation. अब फिर से जो है ना यहाँ पे गोल्ड की करेंसी, माने कहने का क्या है कि यहाँ पर जो करेंसी थी वो चेंज होती रही बार बार, गोल्ड सिल्वर सिल्वर गोल्ड, इस तरह से उसको चेंज करते रहे, ठीक है? और बाद की जो सेंचुरीज थी उसमें तो गोल्ड के कॉइन्स को ही यूज किया जा रहा था। Constantine's chief innovations were in the monetary sphere. जो कॉन्स्टेंटाइन था, he was the ruler of this region and he innovated new ideas in the monetary sphere. मॉनेटरी स्फीयर माने कि करेंसी में, मॉनेटरी स्फीयर का मतलब है करेंसी में उसने नए विचारों को जो है शामिल किया। तो उसके जो नए विचार थे वो क्या थे? He introduced a new denomination, the solidus, a coin of 4.5 ग्राम of pure gold. माने कि सॉलिडस कहा जाता था किसको? 4.5 ग्राम का प्योर गोल्ड का एक सिक्का। इसको क्या कहा जाता था? सॉलिडस कहते थे। सॉलिडी वर मिंटेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल एंड देयर सर्कुलेशन रैन इनटू मिलियंस। और इसको जो है ना मिंट किया गया, इसको पिघलाया गया और बहुत ज्यादा मात्रा में इसका सर्कुलेशन हुआ, ठीक है? द अदर एरिया ऑफ इनोवेशन, दूसरा इनका क्या इनोवेशन था? दूसरा इसका इन्होंने क्या चेंज किया था? दूसरा था वो डिवीजन ऑफ रोमन एम्पायर इनटू ईस्ट एंड वेस्ट। इन्होंने रोमन एम्पायर को यहाँ पे दो भागों में डिवाइड कर दिया था, एक ईस्ट और एक वेस्ट। एंड द क्रिएशन ऑफ ए सेकंड कैपिटल एट कॉन्स्टेंटिनोपल। और इन्होंने जो है ना अपना एक और जो है ना कैपिटल बना दी थी, सेकंड कैपिटल बना दी थी रोमन एम्पायर की। वो सेकंड कैपिटल का नाम क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल है, इसको हिंदी में कहते हैं कुस्तुनतुनिया। और जो कॉन्स्टेंटाइन थे ये यहाँ के रूलर थे। तो कॉन्स्टेंटिनोपल यहाँ की कैपिटल सिटी थी, जिसको कि हिंदी में कुस्तुनतुनिया कहते हैं। और कुस्तुनतुन जो है ना वो यहाँ के रूलर का नाम था। एंड प्रीवियसली कॉल्ड बिजेंटाइन, पहले इसको बिजेंटाइन कहा जाता था, अब इसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाने लगा था। सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय द सी, और ये जो कैपिटल थी ये 3 तरफ से पानी से घिरी हुई थी, माने सी से घिरी हुई थी, समुद्र से घिरी हुई थी। इन द वेस्ट द एम्पायर फ्रेगमेंटेड, अब जो वेस्ट की डायरेक्शन थी ना उसमें ये एम्पायर जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा, माने एक फ्रेगमेंट होने लगा। फ्रेगमेंट माने कि अब ये टूटने लगा, अब ये टूटने लगा, बिखरने लगा। पॉलिटिकली एज जर्मनिक ग्रुप फ्रॉम द नॉर्थ, मैंने जैसे पहले शुरू में आपको बताया था कि जर्मनिक ट्राइब्स जो है वो यहाँ पर अब अटैक करना शुरू कर दिया था, तो इस वजह से अब इनकी पावर कम हो गई थी। एंड दिस रोमन एम्पायर इन द वेस्ट साइड वाज फ्रेगमेंटेड नाउ, अब ये टूटने लगा था, बिखरने लगा था। Took over all the major provinces and established kingdoms that are best described as post Roman kingdoms, बाद में इनको post Roman kingdoms कहा जाने लगा था। By the early 7th century, the war between Eastern Rome and Iran had flared up again, and the Sasanian, बाद में जो है ना वो ईस्टर्न रोम और ईस्टर्न रोम का एक किंगडम रहा, और जो वेस्टर्न रोम था ना वो ईरानियन किंगडम बन गया। एंड the Sasanian who had ruled
Iran since the 3rd century launched a wholesale invasion of all the major eastern provinces. बाद में उन्होंने पूरे ईस्टर्न प्रोविंसेस पर अपना कंट्रोल कर लिया। तो आपका लेसन जो है वो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है। लेट मी सी फर्स्ट। हाँ जी, आपका लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें एक टॉपिक है लास्ट का। चलिए एक सेकंड के लिए मैं आप लोगों को ना इस लेसन की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है ना वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ शुरू से। बाकी लेसन जो है ना आपका जो है ना ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो गया है। मैं इसमें से तो इम्पोर्टेंट जो इसकी टर्म्स है आप सुनते रहिएगा और अपनी बुक में आप मार्क कर लेना, नोटबुक में मार्क कर लेना, बुक में भी मार्क कर लेना। और ये आप लोगों को अपनी नोटबुक में जो है ना क्वेश्चन आंसर्स लिखने से पहले लिख के रखनी होंगी। तो ये काम आप आज ही कर लेना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे अभी तक कोई काम करके नहीं दिया है, तो जो है ना आप लोग अपना काम करके मुझे भेजना शुरू करो। कुछ बच्चों का तो दोनों लेसन का काम आ गया है, लेकिन कुछ बच्चों का अभी एक भी लेसन का काम नहीं आया है, जबकि हिस्ट्री का ये मेरा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इसमें आप देखेंगे पेज नंबर 60 पर है, द रिपब्लिक वॉज द नेम फॉर ए रिजीम इन विच द रियलिटी ऑफ पावर ले विद द सीनेट। रिपब्लिक किसे कहा जाता है? रिपब्लिक जो है वो सीनेट को कहा जाता है, जिसमें जो जो रियल पावर है वो सीनेट के हाथ में है। ए बॉडी डोमिनेटेड बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी फैमिलीज हु फॉर्म द नोबिलिटी। In practice, the republic represented the government of the nobility, exercised through the body called the Senate. The republic lasted from 509 BC to 27 BC, when it was overthrown by Octavian, the adopted son and heir of Julius Caesar. जूलियस सीजर का जो सन था ऑक्टेवियन, उसने जो है ना इसको ओवरथ्रो कर दिया था। एंड who later changed his name to Augustus, बाद में उसका नाम ऑगस्टस हो गया था। Senate was for life and wealth and office holding counted for more than birth. ये आप लोगों को अपनी नोटबुक में ना राइट करके रखना है, लिख करके रखना है आपको अपनी नोटबुक में। दूसरा है एक कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी। कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी मैंने आपको बताया था कैसी आर्मी को कहते हैं, जिनको कि फोर्स से रिक्रूट किया जाता है, जबरदस्ती रिक्रूट किया जाता है, माने कि दे डू नॉट वांट टू ज्वाइन द मिलिट्री और द आर्मी, बट उनको जबरदस्ती जो है वो मिलिट्री में इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है, उनको रिक्रूट किया जाता है। तो ऐसी आर्मी को कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी कहा जाता है। A conscripted army is one which is forcibly recruited in military service is compulsory for certain groups or categories of the population. ये दो टर्म हो गई आपकी, है ना। थर्ड टर्म है आपकी यहाँ पे पेज नंबर 61 पे, सिविल वॉर। सिविल वॉर रेफर्स टू आर्म्ड स्ट्रगल्स फॉर पावर। आर्म्ड स्ट्रगल फॉर पावर मतलब सिविल वॉर मैंने आपको बताया था ना कि जब दो ग्रुप्स के बीच में जो है ना वो पावर के लिए स्ट्रगल होता है तो उसको सिविल वॉर कहते हैं, ठीक है। विद इन द सेम कंट्री, एक ही कंट्री के बीच में, कोई बाहर से अटैक नहीं करता, एक ही कंट्री में जो है ना दो पॉलिटिकल पावर्स या दो पावर्स के बीच में जो है पावर के लिए स्ट्रगल को सिविल वॉर कहा जाता है। नेक्स्ट पर आ जाएंगे आप लोग पेज नंबर 62 पर। यहाँ पर जो है ना आप लोगों को बताया है दीज आर द लोकल किंगडम्स दैट वर क्लाइंट्स ऑफ रोम, देयर रूलर्स कुड बी। यहाँ पर जो है ना आपके जो ये न्यू टर्म्स है ना, ये टर्म्स नहीं है एक्चुअली, जो है ना ये कुछ वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो कुछ वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया ना, जैसे यहाँ पे किंगडम्स लिखा गया है पेज नंबर 62 पर फोर्थ लाइन में। तो ये जो किंगडम्स है ना, वो किंगडम्स किसको कहा जाता है? किंगडम्स किसको कहा जाता था वहां पर उस समय पर? किंगडम का मतलब क्या था? तो ये किंगडम को एक्सप्लेन किया है। तो किंगडम का एक्सप्लेनेशन क्या है कि दीज वर लोकल किंगडम्स दैट वर क्लाइंट्स ऑफ रोम, देयर रूलर्स कुड बी रिलाइड ऑन टू यूज देयर फोर्सेस इन सपोर्ट ऑफ रोम। माने कि ये जो
किंगडम थे, ये रोम के क्लाइंट्स होते थे। माने कि क्लाइंट्स का मतलब क्या है कि जब रोमन एम्पायर को, रोम को जब रिक्वायरमेंट होगी यहाँ की सेना की या इनकी, तो ये लोग अपनी जो है ना सेना या अपना सपोर्ट जो है वो रोमन एम्पायर को देंगे। तो दीज वर द किंगडम्स ऑफ द रोमन एम्पायर। तो ये रोमन एम्पायर में इंक्लूड नहीं थे, पर ये जो किंगडम्स थे वो रोमन एम्पायर को तब सपोर्ट देंगे जब रोमन एम्पायर को इनकी रिक्वायरमेंट होगी, और इसीलिए इनको एग्जिस्ट करने की परमिशन थी। अदरवाइज इनको जो है ना रोमन एम्पायर में कॉन्क्वेस्ट करके शामिल कर लिया जाता। देन कम टू पेज नंबर 64। पेज नंबर 64 पे यहाँ पे सेंट ऑगस्टाइन के बारे में लिखा गया है। वो मैंने आप लोगों को जो बताया था कि सेंट ऑगस्टाइन was bishop of the North African city of Hippo from 396 and a towering figure in the intellectual history of the church। इसमें आपको मैंने बताया था ना कि जो ये ऑगस्टाइन थे, लास्ट में जो है ना थर्ड लाइन है पेज नंबर 64 पर, लास्ट थर्ड लाइन है। मैंने आपको बताया था कि ना ऑगस्टाइन एक सेंट थे। उन्होंने ये कहा था ना कि मेरी मदर को मेरे फादर जो है वो ऑफन उनकी जो उनको पिटाई किया करते थे, उनको बीट करते थे। तो ये जो है ना कौन थे ऑगस्टाइन, ये हमें पढ़ना है। तो ऑगस्टाइन ही वाज द सेंट, वो एक बिशप थे। उसके बाद आता है आपका पेज नंबर है आपका 65। यहाँ पे ना पॉम्पी लिखा गया है। पॉम्पी लास्ट में देखेंगे आप। तो पॉम्पी ए वाइन मर्चेंट्स डाइनिंग रूम, एक वाइन मर्चेंट है, उसका डाइनिंग रूम, इट्स वॉल्स डेकोरेटेड विद सीन्स डिपिक्टिंग मिथिकल एनिमल्स। इनके जो दीवारें हैं उनको मिथिकल एनिमल्स के डिजाइन से डेकोरेट किया गया है। और इसी पेज पे सबसे ऊपर चले जाओ आप, सबसे ऊपर चले जाओ तो वहां पर जो है ना द यूज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन एवरीडे ऑफन ट्रिवियल कॉन्टेक्स्ट। इसमें पेज नंबर 65 पर 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन जो है ना, मतलब सेकंड पैराग्राफ जो है उसमें लिटरेसी लिखा है, कैजुअल लिटरेसी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैजुअल लिटरेसी? कैजुअल लिटरेसी का मतलब होता है कि द यूज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में जो रीडिंग राइटिंग का जो यूज होता है उसको कैजुअल लिटरेसी कहा जाता है। अब आएंगे हम पेज नंबर आपका आ जाएगा 67 पर। 67 पेज पर जो है ना आपका यहाँ पे ट्रांस ह्यूमंस लिखा हुआ है। 67 पेज का आप लोग थर्ड पैराग्राफ देखिएगा। On the other hand, large expanses of Roman territory were in a much less advanced state, for example, transhumans। तो ट्रांसह्यूमंस मैंने आपको बताया था ना, जो नोमैडिक मैंने आपको बताया था, पेस्टोरल्स है ना, नोमैडिक पीपल होते हैं, उसी तरीके से ट्रांसह्यूमंस होते हैं। तो जो ये ट्रांसह्यूमंस होते हैं ना, ये जो है क्या करते हैं, ये साल में एक बार या दो बार मूव करते हैं। जो इनकी ओरिजिनल प्लेस होती है ये वहां से, जैसे सपोज करो ये माउंटेन्स पे रहते हैं, तो वो माउंटेन्स पे जब ठंड बढ़ जाती है तो वो नीचे आ जाते हैं, और जब नीचे गर्मी हो जाती है तो वे ऊपर वापस चले जाते हैं। ठीक है। तो ट्रांसह्यूमंस इज द हर्ड्समैन रेगुलर एनुअल मूवमेंट। ये जो है रेगुलर मूवमेंट करते हैं, माने कि ये हमेशा मूव नहीं करते रहते हैं, बट दे मूव ओनली वंस और ट्वाइस इन अ ईयर, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ द वेदर कंडीशंस, ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग जब चेंज आता है, दे ओनली मूव दैट टाइम। Mountain, the higher mountain regions and the low lying ground in search of pasture for sheep and other flocks। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नोमैड्स एंड द ट्रांसह्यूमंस, तो आप बताएंगे नोमैड्स तो दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना, वो एक जगह पे कभी रुकते ही नहीं है। बट जो ट्रांसह्यूमंस है, दे मूव ओनली वंस और ट्वाइस इन अ ईयर, एंड दैट टू अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ द क्लाइमेट। ठीक है। तो ये जो है ना माउंटेन से नीचे आते हैं, नीचे से फिर वापस ऊपर जाते हैं, ये इतना ही मूवमेंट करते हैं। उसके बाद पेज नंबर है आपका 68। पेज नंबर 68 पर आपका जो है ना यहाँ पर जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें फोर्थ लाइन है, उसमें लिखा है स्लेव ब्रीडिंग। स्लेव ब्रीडिंग का मतलब क्या है? तो स्लेव ब्रीडिंग का मतलब है द प्रैक्टिस ऑफ एनकरेजिंग फीमेल स्लेव्स एंड देयर पार्टनर्स टू हैव मोर चिल्ड्रन। माने उनको ज्यादा जो है क्या बोलते हैं बच्चे पैदा करने के लिए उनको एनकरेज करना। ठीक है, इसको स्लेव ब्रीडिंग कहा जाता है। Who would of course also be slaves, और जो उनके बच्चे होंगे वो slaves ही होंगे। So come to page number 69। 69 पेज पे
ड्रैंकोनियन जो मैंने अभी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, तो ड्रैंकोनियन का मतलब क्या है, इसमें भी सेकंड पैराग्राफ में जो फर्स्ट लाइन है उसी में आप देखेंगे ऑल दिस लुक्स ड्रैंकोनियन क्या है, हार्श, so called because of the an early 6th century BCE Greek lawmaker called Draco. Draco कौन था, एक lawmaker का नाम था. Draco was the name of a lawmaker. Lawmaker who prescribed death as the penalty for most crimes. इसको ड्रैंकोनियन मतलब बहुत हार्श ट्रीटमेंट देना. इसका क्या मतलब है कि वो हर एक गलती की जो सजा थी उसमें ज्यादातर जो सजा थी ना वो डेथ पेनल्टी दी जाती थी. माने अगर कोई छोटी सी भी गलती करता था ना तो उसको सीधे डेथ पेनल्टी दे दी जाती थी. तो ज्यादातर जो ट्रीटमेंट था ना, जो ज्यादातर पेनल्टी थी, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ डेथ. Frankincense, the European name for an aromatic resin used in incense and perfumes. ये फ्रैंकिनसेंस क्या है, फ्रैंकिनसेंस जो है ना वो जैसे खुशबू वाली चीज नहीं होती है, इत्र, या जैसे हम अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं. तो ये क्या था, एक एरोमेटिक रेजिन था जिसको कि परफ्यूम्स वगैरह के लिए यूज किया जाता था. इट इज टेप्ड फ्रॉम बोसेविला ट्रीज. और इसको कहाँ से इकट्ठा किया जाता था, इसको बोसेविला एक ट्री का नाम है जहां से इसको इकट्ठा किया जाता था. उनकी बार्क माने उसका जो तना था वहां से इसको निकाला जाता था. पेज नंबर 70 पर आएंगे हम. पेज नंबर 70 पर एक जो है ना वर्ड दिया हुआ है, सबसे शुरू वाली लाइन जो है उसमें देखेंगे इन द ग्रेट जूइश रिवोल्ट ऑफ 66 सीई. इसका मतलब क्या है, 66 सीई जूइश रिवोल्ट 66 सीई. इसका मतलब क्या है, ए रिबेलियन इन जुडेका अगेंस्ट रोमन डोमिनेशन. मतलब कि जुडेका एक जगह का नाम है, जूडिया जिसे कहा जाता है, उसमें रोमन एम्पायर के अगेंस्ट में एक रिवोल्ट हो गया था. मतलब देयर वाज अ रिवोल्ट इन जूडिया रीजन इन 66 सीई. तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ए रिबेलियन या जूइश रिवोल्ट ऑफ 66 सीई कहा जाता है इसको. तो ये रोमन एम्पायर के अगेंस्ट में रिवोल्ट हुआ था. इक्विटीज किसे कहा जाता है, मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था. इक्विटीज जो है वो हॉर्समैन या नाइट्स को कहा जाता है जो कि पावरफुल होते थे, जो लोग की लड़ाई करते थे. इसके बाद पेज नंबर 73 पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ टर्म्स है जिसमें है मोनोलिथ. मोनोलिथ का मतलब होता है लिटरली ए लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन. एक स्टोन, एक स्टोन. मोनोलिथ माने सिंगल, मोनो माने सिंगल, लिथ माने स्टोन, सिंगल पीस ऑफ स्टोन, block of stone. But the expression is used to refer to anything, for example a society or culture that lacks variety and it is all of same type. यहाँ पे मोनोलिथ का जो मतलब है ना बेटा, मोनोलिथ का मतलब तो होता है कि ए ब्लॉक ऑफ ए स्टोन और या एक स्टोन. लेकिन यहाँ पे मोनोलिथ का मतलब और एक है, वो क्या है कि जहां पर सोसाइटी का एक ही विचार है, एक ही ओपिनियन है. they did not have different opinions, they did not have variety, they did not have different types of people, they did not have different cultures. वहां पे सिंगल लोग हैं, सिंगल तरह के, सेम टाइप मतलब सेम तरह के लोग हैं, तो उसको मोनोलिथ कहा जाता है. ठीक है. क्रिश्चियनाइजेशन का मतलब क्या है, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिश्चियनाइजेशन? क्रिश्चियनाइजेशन का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, माने क्रिश्चियनिटी धर्म का विस्तार होना, उसको फैलाना. ठीक है. तो क्रिश्चियनाइजेशन माने जो है ना ईसाई धर्म का विस्तार होना. लेटी का मतलब क्या होता है, द ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ ए रिलीजियस कम्युनिटी एज अपोज्ड टू द प्रीस्ट और क्लर्गी हु हैव ऑफिशियल पोजीशंस. लेटी यहाँ पे किसे कहा जाता है, जो लोग विरोध कर रहे हैं किसका, जो लोग विरोध करते हैं, जो क्लर्गी मैन है उनका विरोध करते हैं. द ऑर्डिनरी मेंबर्स, जो ऑर्डिनरी मेंबर्स जो कि रोमन एम्पायर के जो हाई क्लास के लोग हैं उन लोगों का विरोध करते हैं, तो उनको यहाँ पे लेठी कहा जाता है. हु हैव ऑफिशियल पोजीशंस विद इन द कम्युनिटी. तो अभी मैं आप लोगों के लिए इसमें इस लेसन में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो निकालती हूँ, तो आप लोग वो करेंगे बैठ करके. और फिर से मैं आप लोगों को बता रही हूँ एक बार कि कंप्लीट करके मुझे अपना काम भेज दीजिए.
मैंने आप लोगों को ग्रुप में बार बार काम भेज दिया है, ठीक है। दोनों लेसन्स का काम, हिस्ट्री का भी पॉलिटिकल साइंस का भी रिटन वर्क भेज दिया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेज दिए हैं और उनका लिंक भी भेज दिया है। वो आप कंप्लीट करके मुझे जल्दी से जल्दी भेज दो, क्योंकि फिर अगर मैं इस लेसन का भी काम दे दूंगी आपको तो आपका काम बढ़ जाएगा, आपका काम जो है वो डबल हो जाएगा। इसीलिए आप लोग अपना काम करके मुझे जल्दी भेज दो, ठीक है। तो अभी आप लोग मुझे पहले अपनी अटेंडेंस देंगे और उसके बाद जो है ना वो आप मीटिंग लीव करेंगे। अपने आप से कोई मीटिंग लीव नहीं करेगा। चाहत, आप मीटिंग लीव कर सकते हो। ईशु, लीव कर सकते हो। किंशुक, किंशुक, यू कैन लीव द मीटिंग। आदित्य, आदित्य, आदित्य आप यस लीव मैम। कर सकते हो। हाँ बेटा आप लीव कर सकते हो, अपना काम कर लो बेटा आदित्य। अंकुर सैनी, आप लीव कर सकते हो। अनमोल पंडिता, अनमोल, अनमोल, अनमोल पंडिता आप लीव कर सकते हो। हाँ लीव कर सकते हो बेटा, काम कर लिया आपने। भारती, दीप्ति दोनों, ठीक है। भारती दीप्ति आप दोनों लीव कर लो। दिवेश, दिवेश बेटा रेगुलर हो जाओ और काम करना शुरू करो, काम करना शुरू करो, ठीक है। यस मैम। हाँ गौरव सिंह, आप याद, आपने अपने काम नहीं भेजा मुझे। गौरव सिंह बिस्ट, हर्षवर्धन काम करो बेटा, लीव करो। हिमांशु शौकीन, हिमांशु शौकीन लीव करो, काम नहीं भेजा आपने हिमांशु। जतिन यादव, जतिन यादव, जतिन लीव करो। हिमांशु काम हो गया तुम्हारा, बोलो। हिमांशु, ईशु, किंशुक, हिमांशु कहाँ गया। ईशु, किंशुक, किंशुक लीव करो। दीप्ति लीव करो। खुशी यादव, खुशी आपका काम पूरा हो गया है। खुशी, ठीक है बेटा आप भी लीव करो, लीव करो। मैम, हाँ दीप्ति, मैम पॉलिटिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है। बेटा काम मैं ना दूंगी आपको, लेकिन मैं ना रुक गई, इसलिए रुक गई क्योंकि आपका सबका पहले काम पूरा हो जाए। यहाँ तक का काम पूरा हो जाए ना, उसके बाद फिर मैं सबको इकट्ठा काम दूं। तो क्षितिज, ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर दें। ये वाला चैप्टर नहीं तो नोटबुक तो अलग अलग बनेंगी ना, पॉलिटिकल की और हिस्ट्री की, दोनों की नोटबुक अलग अलग बनेंगी। क्षितिज लीव करो। मनीष शिवाज, मनीष शिवाज आप भी यस लीव मैम। करो, लीव करो। काम हो गया बेटा मनीष आपका। अब तबीयत कैसी है तेरी। महक, महक, रोल नंबर नहीं लिखा है ना इसलिए मुझे देखना पड़ता। महक लीव करो। नैन्सी, नैन्सी आप भी लीव करो। नैन्सी का काम हो गया, महक का काम हो गया। पीयूष गौतम आप भी लीव करो। प्रिया त्यागी लीव करो। प्रियांशु डागर, प्रियांशु डागर हाँ आप भी लीव करो। रचित जांगड़ा, रचित जांगड़ा लीव करो। रूपाशी लीव करो। रूपाशी, सेजल, सेजल काम हो गया बेटा आपका। साक्षी वर्मा लीव करो। मैम हो गया काम हाँ मेरा। ठीक है बेटा। शुभम लीव करो। स्नेह वर्मा लीव करो। सन्नी द्राल तुम अभी आए हो क्या। सन्नी, नो मैडम स्टार्टिंग से हूँ मैं। मैंने तो नहीं देखा था तुझे तब। तनीश यादव तुम्हारा काम पूरा हो गया। अच्छा कब से आज तनीश यादव काम पूरा हो गया, भेज दिया। नहीं भेजूंगा आज। भेज दो। तनिष्का, तुषार मुदगल ये तो होल्ड पर ही है। वैशाली, वैशाली काम हो गया बेटा।
वैशाली, मैम। बाकी काम कर यस काम कर मैम, लिया? हो गया। यस हाँ मैम। ठीक है। और मेरे को भेज दिया था? यस मैम। ठीक है, चलो ओके है, सभी लोग लीव करें।